हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास का जैसे कि हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो आज हम इंटीजर्स का डिवीज़न के बारे में सीखेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो ये है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। आज हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा है। हालांकि ये जो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स है ये ज़्यादा इजी है आपका सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या एडिशन से। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए अगर कोई दो नंबर हैं, दो इंटीजर्स हैं, जैसे a और b। क्लियर है? ये इस टाइम आप देख रहे होंगे ये दोनों इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। अगर मैं इनका डिवाइड करूँ, क्लियर, अगर मैं इनका डिवाइड करूँ, ये डिवाइड का निशान बीच में लगा लेता हूँ, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर a डिवाइडेड बाई b है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a अपॉन b। ये सेम मीनिंग है, ये एक ही मतलब है, चाहे हम a डिवाइडेड बाई b लिखें चाहे a अपॉन b लिखें, ये सेम मीनिंग है। ठीक है, सपोज करिए a आपका 10 है और डिवाइड बाई b आपका 2 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 अपॉन 2। ठीक, और जब हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर रहेगा हमारा 5। क्लियर है? तो ये था डिवीज़न। सपोज करिए a एंड b दो इंटीजर्स हैं, लेकिन a आपका जो है नेगेटिव है और b आपका पॉजिटिव है, तो इनकी एडिशन क्या होगी? इनकी एडिशन होगी -a अपॉन b। क्लियर? तो मान लीजिए a आपका 16 है एंड -16 है और b आपका 4 है, तो आपकी जो डिवीज़न होगा वो होगा -16 अपॉन 4। तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, तो आंसर आपका -4 आएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर दो इंटीजर्स हों, अगर उनको हम डिवाइड करें और उनमें से एक इंटीजर्स आपका नेगेटिव हो तो आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा। अब मान लीजिए दो इंटीजर्स हैं -a और दूसरा भी -b है, और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखिए -a अपॉन -b, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये जो माइनस है ये इस ऊपर वाले माइनस को कट कर देगा, तो दैट मीन्स ये क्या बचेगा? a अपॉन b। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स की डिवीज़न करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। जब एक नेगेटिव इंटीजर्स होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियस सी बात है आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? तो ये था इंटीजर्स का डिवीज़न, जिसको हम हिंदी में पूर्णांकों का भाग कहते हैं। ठीक है, पूर्णांकों को किस तरह से भाग करना है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब हम जैसे हमने पहले सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में प्रॉपर्टीज देखी हैं, वैसे हम प्रॉपर्टीज इनकी देख लें। तो अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इससे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी पीछे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब हम डिवीजन में देखते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि a एंड b अगर कोई दो इंटीजर्स हैं तो उनकी एडिशन a प्लस b भी क्या होगी? इंटीजर्स होगा। अगर a एंड b कोई इंटीजर्स हैं और तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर्स आएगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर्स आएगी। तो अब हम देखते हैं क्या सेम केस जो है डिवीज़न में भी होता है। तो देखिए, चेक करते हैं। एंड a एंड b अगर इंटीजर्स हैं, मान लीजिए a आपका 10 है, b आपका 2 है, तो क्या जो आंसर आएगा a डिवाइडेड बाई b, तो क्या वो भी आपका इंटीजर्स होगा? तो देखिए 10 अपॉन 2 आपका आंसर आ रहा है 5, तो 5 यहाँ पे इंटीजर्स आ गया। लेकिन मान लीजिए a आपका 2 है लेकिन b आपका 10, इस तरह से भी तो हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाई b क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 10, लेकिन 2 अपॉन 10 क्या होता है? 0.2, लेकिन 0.2 तो इंटीजर है नहीं। हमें इंटीजर्स क्या पढ़े थे? 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, और माइनस में -1 -2 -3 -4 इस तरह से। ठीक है, लेकिन 0.2 तो हमने देखा नहीं था। ठीक है,
तो इसके आपको क्या पता लगता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के केस में ट्रू नहीं होती है, डिवीजन के केस में ट्रू नहीं होती है। अगर दो इंटीजर्स हैं कोई a एंड b, तो उनका डिवीजन जो होगा वो जरूरी नहीं है कि जो आएगा आंसर वो भी आपका इंटीजर्स होगा। ये आपका इंटीजर 0.2 इंटीजर नहीं कहलाता, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉल्स हो गई, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने पिछले इसमें देखी थी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी देखिए, हमने देखा था कि a प्लस बी एंड b प्लस ए की बात होती है, और a मल्टीप्लाई बाई b और b मल्टीप्लाई बाई, ये सेम चीज है। लेकिन a माइनस बी बराबर नहीं होता था b माइनस ए के। तो इसका मतलब क्या था कि इंटीजर्स के केस में अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ट्रू थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन फॉल्स थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिवीजन के केस में भी ऐसा होता है, क्या a भाग b बराबर होता है b भाग a। चेक करते हैं। तो देखिए, अगर हम लिखें 10 डिवाइडेड बाई 2 तो इसका आंसर आएगा 5, लेकिन 2 डिवाइडेड बाई 10 अगर हम लिखें तो इसका आंसर आएगा 0.2, जो 5 के बराबर नहीं होगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन के केस में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी ट्रू नहीं होती है। क्लियर है। तो ये थी आपकी कुछ डिवीजन से रिलेटेड प्रॉपर्टी। अगर मैं एक चीज और बताऊं, अगर हम किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर वही रहेगा। जैसे 4 को डिवाइड 1 से करेंगे तो आंसर 4 ही रहेगा। ये आपने मल्टीप्लिकेशन के केस में भी सीखा था। और एक बात आप ध्यान रखें, अगर 0 को मैं डिवाइड करूं 4 से तो आपका आंसर 0 होगा, ठीक है। 0 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 से तो आंसर आपका 0 होगा। लेकिन अगर 4 को मैं डिवाइड करूं 0 से तो आपका आंसर अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित, अब तक इसकी खोज नहीं हुई है, इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं मैथमेटिशियन। तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। 4 डिवाइडेड बाई 0, 4 डिवाइडेड बाई 0 क्या है, सपोज करिए हमारे पास 4 रोटियां हैं, उसको 0 भागों में हमने बांटना है। तो 0 भागों में ये कोई सेंस नहीं बन रही कि 0 भागों में कैसे बांटे, ठीक है। यहाँ पर 0 रोटी है तो 4 भागों में बांटेंगे तो 0 ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर 4 रोटियां हैं, अगर उसको हम 0 भागों में बांटे तो कोई सेंस नहीं बन रही है इसकी, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, अनडिफाइंड। तो कभी भी आप किसी चीज को, कोई भी इंटीजर्स हो, उसको 0 से डिवाइड ना करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज की, जो पिछली एक्सरसाइज के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा आसान है। 1.4 का जो पहला आंसर क्वेश्चन है वो कहता है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवेलुएट आपने करना है, और ए पार्ट है, देखिए -30 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड का अगर बीच में निशान है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं -30/10। क्लियर है। अब देखिए, इस 0 से या तो इस 0 को कैंसिल कर दीजिए, ऊपर -3 रह जाएगा, या सीधा 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 लिख दीजिए, तो आपका आंसर आएगा -3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान था तो यहाँ पर भी माइनस का निशान लगेगा। क्लियर है। इस तरह से ये क्वेश्चन आसान है। फिर उसके बाद 50 डिवाइडेड बाई -5 है, ये भी आसान है, इसका आंसर -10 आ जाएगा। उसके बाद -36 डिवाइडेड बाई 9 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगला जो सी पार्ट है वो है -36 डिवाइडेड बाई -9, ये है। क्लियर है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, -36 डिवाइडेड बाई -9, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो और 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो आंसर 4 रहेगा। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद -49 डिवाइडेड बाई +49, -49 डिवाइडेड बाई 49, तो 49 से 49 कैंसिल और आंसर -1। क्लियर है। तो इस तरह से आप करिए, बहुत ही ये आसान सी बातें हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं होने वाली। एक जो क्वेश्चन है जी पार्ट, आप देखिए जी पार्ट मैं आपको करवा दूं, तो जी पार्ट है आपका -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1। क्लियर है। ये चीज आपको करनी है। तो सबसे पहले हम ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। डिवाइडेड बाई -30 प्लस और माइनस, पहले भी मैंने बताया ये बात, ठीक है। -31 डिवाइडेड बाई माइनस और माइनस आपके ऐड हो जाते हैं, और साइन आपका बड़ी वाले नंबर का लगेगा, तो बड़ा वाला नंबर 30 है तो -31 बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए
इसको कैसे लिख सकते हैं, -31 डिवाइडेड बाई -31, इसको लिख सकते हैं -31 डिवाइडेड बाई -31। क्लियर है। देखिए इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आंसर रहेगा। क्लियर है। इस तरह से ये भी आसान था। उसके बाद में एच पार्ट आपको बता दूं, तो जो एच पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है -36 डिवाइडेड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बड़े ब्रैकेट को, तो इसका मतलब है -36 डिवाइडेड बाई 12 है, तो इसका मतलब 12 क्लियर डिवाइड बाई 3 है। तो पहले इसको अगर हम सॉल्व करें, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो -3 यह आया -3 डिवाइडेड बाई -3, जिसको हम लिख सकते हैं -3 अपॉन +3। क्लियर है। तो ये इससे ये कट जाएगा, -1 रह जाएगा। क्लियर है। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा ये चीज। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को आप खुद सॉल्व करिए, जो इसके पार्ट बचते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई। अब हमने वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें ट्रू होता है या नहीं, ठीक है। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था पीछे वाले केस में। तो अब हम यहां पर भी इस चीज को देखेंगे, b + c है, ठीक है, a डिवाइडेड बाई c। अब यहां पर हमारे पास दिया हुआ है, a दिया हुआ है 12, b दिया हुआ है -4 और c दिया हुआ है 2। क्लियर है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a डिवाइडेड बाई b + c। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो a क्या है, 12 डिवाइडेड बाई b है आपका -4 और c है आपका 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो a 12 डिवाइडेड बाई, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस है, ये प्लस है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -2 बचेगा। क्लियर है, क्योंकि 4 आपका बड़ा है तो 4 का यहाँ पे साइन लग जाएगा। देखिए तो 12 यहाँ पे डिवाइडेड बाई -2 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -2, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, तो ये बन जाएगा आपका -6, ये बन जाएगा आपका -6। क्लियर है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को अब हम चेक करते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड है a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। देखिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a आपका 12 डिवाइडेड बाई b आपका -4, ठीक, प्लस a आपका 12, c आपका 2। क्लियर है। अब देखिए पहले इसको कर लेते हैं, तो a जो है 12 अपॉन -4 प्लस 12 अपॉन 2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम 12 डिवाइडेड बाई -4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड अपॉन -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम 12 अपॉन 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, तो ये आएगा -3 प्लस 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। तो देखिए अब माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे साइन बड़ी का, तो प्लस बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो देखिए -6 लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो -6 आ रहा है, राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो देखिए क्या यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हमने प्रूव कर दी है। क्लियर है, ये हमने वेरीफाई करना था। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो है वैल्यू पुट करिए, सेम इसी प्रोसीजर के साथ आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है फिलिंग द ब्लैंक्स।
जैसे पहला पार्ट है 369 डिवाइडेड बाई डैश 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 इक्वल टू 369। ठीक है, यहाँ पे 369 है और यहाँ पर हम 369 को किस चीज़ से डिवाइड करें कि हमें 369 ही मिले, तो सीधी सी बात है 1 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? इस तरह से ये क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स आसान है। देखिए -75 डिवाइडेड बाई किस चीज़ से करें कि हमें -1 मिले, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है तो हमें माइनस का 1 ही चाहिए, तो इसको हम जब 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। -206 को हम किस चीज़ से डिवाइड करें कि हमारे पास 1 बचे, तो यहाँ पर सीधी सी बात है 206 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 206 अपॉन 206 आपका कट जाएंगे और 1 बच जाएगा माइनस में। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सारे क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन नंबर 4 हम चेक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, इसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, तो हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a एंड b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। हमने 5 पेयर लिखने हैं a और b के, ठीक है, जिसमें a और b का जो डिवीजन है वो -3 आए। जैसे इन्होंने एक दे के रखा है, इन्होंने बोला है 6/2, या मतलब 6 और -2। तो देखिए 6 और 2 को अगर हम लिखें इस तरह से, तो 2 1 2 3 2 6 और ये माइनस का है तो यहाँ पर -3 बच जाएगा। क्लियर है? इसी तरह हमने और लिखने हैं। जैसे पहला पेयर हम लिख लेते हैं जिसमें -3 आना चाहिए, 18 और 6 -18 और हम 6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो -18/6 क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और यहाँ पे माइनस है तो -3। दूसरा पेयर क्या हो सकता है, 27/-9 लिख दीजिए, तो यहाँ पे 27/-9 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, -3 दोबारा से। ठीक है, तीसरा पेयर आप यहाँ पर 36 और एक -12 लिख दीजिए, यहाँ पे 36/-12 आप लिखेंगे तो यहाँ पर 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, -3 बच जाएगा। फोर्थ पेयर देखिए कुछ भी आप लिख सकते हैं, 15/5 लिख दीजिए, -5। क्लियर है? तो 15 डिवाइडेड बाई -5 जब होगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, -3। क्लियर? तो ये आपके इस तरह एक आप चाहें जितने चाहें असंख्य पेयर इस तरह से लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर है? इस तरह से जिनका डिवीजन जो है 3 आए, सिर्फ वही लिखने हैं आपने। यहाँ पर इन्होंने -3 पूछा है, लेकिन आपने वो लिखना है जिनका डिवीजन 3 आया और बाद में किसी एक में, चाहे आप इसमें लगाओ माइनस, चाहे इसमें लगाओ, किसी एक चीज़ में आपने माइनस लगाना है और आपका आंसर निकल जाएगा आसानी से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। दिन के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो +10 डिग्री है, +10 डिग्री सेल्सियस है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इन्होंने बोला अबव 0। अबव 0 का मतलब है इस तरफ को, और अगर बिलो 0 बोलते हैं तो इस तरफ को। अबव 0 मीन्स पॉजिटिव में है, और बिलो बोलते तो नेगेटिव में होता है। तो अबव 0 तो इसका मतलब +10 जो है दिन को 12 बजे क्या है, टेम्परेचर है। और ये बोल रहे हैं इफ इट डिक्रीजेज at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would be the temperature be 8 degree Celsius below 0? What would be the temperature midnight? ये बोल रहे हैं कि रात के 12 बजे तक अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस पर घंटे की दर से घटे तो रात को 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा, और 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कब होगा, 0 से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा। तो देखिए दिन के 12 बज रहे हैं, तो 12 PM को टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब देखिए ये घट रहा है रात के 12 बजे तक, तो 12 AM तक ये जो है डिक्रीज होगा। तो देखिए दिन के 12 से रात के 12 के बीच कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे, 12 आवर्स होते हैं। तो ये बोल रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर घट रहा है, कि मतलब 1 घंटे में 1 आवर्स में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब 12 दिन को 12 बजे अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 1 बजे दिन को कितना हो जाएगा, 8, 2 बजे कितना हो जाएगा, 6, 3 बजे कितना हो जाएगा, 4, 4, इस तरह से। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर पर घंटे से हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटे तो रात को 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए दिन के 12 से और रात के 12 के बीच में कितने आवर्स हैं, 12 आवर्स, और हर घंटे कितना टेम्परेचर घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये हो जाएगा 24। इसका मतलब रात के 12 बजे तक 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटेगा। ठीक है,
टोटल जो टेम्परेचर घट जाएगा वो 24 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, लेकिन दिन को जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था। तो देखिए बताइए रात को कितने टेम्परेचर होगा, 10 प्लस -24। तो देखिए 10 - 24 आपका -14। दैट मीन्स जो रात को जो टेम्परेचर होगा वो होगा, रात के 12 बजे जो टेम्परेचर होगा वो होगा -14 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन कि रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। ये पूछ रहे हैं कि अब 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होगा, 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे होगा, ये इस बात को पूछ रहे हैं। तो देखिए 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से और सॉरी -8 पूछ रहे हैं। तो देखिए -8 और -14 के बीच कितना डिफरेंस है, -6 का। कितने का, -6 का। यहां पर -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन यहां पर -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रात के 12 बजे है। तो देखिए हमसे पूछा कि 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे होगा। तो बताइए टोटल डिफरेंस कितना है टेम्परेचर का, -6 डिग्री सेल्सियस। और -6 डिग्री सेल्सियस कितने घंटों में घटेगा, -6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने घंटों में घटेगा, क्योंकि 1 घंटे में अगर 2 घट रहा है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 3, 3 घंटों में टेम्परेचर 6 डिग्री हमारा घट जाता है। तो हमसे पूछा है 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे होगा। इसका मतलब अगर 14 डिग्री टेम्परेचर अगर रात के 12 बजे है तो 3 घंटे पहले आपका 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। 3 घंटे पहले आप मतलब 9 PM। क्लियर है। तो रात के 9 बजे जो टेम्परेचर, देखिए रात के 9 बजे अगर टेम्परेचर है आपका 8 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब -8, ठीक है। इसका मतलब 10 बजे कितना होगा, 10 o'clock पर कितना टेम्परेचर होगा, -10, क्योंकि 2 और घट जाएगा। फिर 11 पर कितना हो जाएगा, -12, और 12 जब बजेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा, -14। क्लियर है बात, समझ आई। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है, समझ गए आप कंसेप्ट को, क्या इसमें पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ क्लास टेस्ट पॉजिटिव 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप गलत करते हैं तो आपको जो मार्क्स हैं वो -2 दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो ना आपका कोई मार्क्स कटेगा ना कोई बढ़ेगा। ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। टोटल स्कोर ऑफ राधिका कितना है, टोटल स्कोर ऑफ राधिका टोटल स्कोर ऑफ राधिका इज +20 मार्क्स। क्लियर, कितने हैं, +20 मार्क्स हैं उसको। इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट, अब उसने करेक्ट कितने किए हैं राधिका ने जो है 12 करेक्ट किए हैं, और एक करेक्ट का 3 मार्क्स मिलते हैं, तो इसका मतलब उसको 36 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन आए 20। तो इसका मतलब उसने कितने मार्क्स गलत क्वेश्चंस में गवाए हैं, उसने गवाए हैं 36 - 20, 16 मार्क्स जो है उसने कितने 16 मार्क्स उसने गलत क्वेश्चन करके, रॉन्ग क्वेश्चन करके उसने गवाए हैं अपने। तो ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, उसने गलत कितने क्वेश्चन किए हैं। ये तो मार्क्स हैं जो उसने गलत क्वेश्चन की वजह से गवाए हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि उसने गलत क्वेश्चन किए कितने हैं, मार्क्स कितने गवाए उसने, 16। इसका मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर 2 मार्क्स कट जाते हैं, तो 16 मार्क्स कितने क्वेश्चनों पर कटेंगे, तो 16 / 2, तो 8 2 जा 16। दैट मीन्स उसने 8 क्वेश्चन क्या किए हैं, इनकरेक्ट करे हैं, तब जाके उसके 16 मार्क्स कटे हैं। तो इसका मतलब उसने 12 सही करे और 8 उसने इनकरेक्ट करे और 12 उसने करेक्ट करे। इज इट क्लियर। सेकंड पार्ट है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। अब देखिए सेम एक मोहिनी थी, मोहिनी को कितने मार्क्स मिले, मोहिनी को जो मार्क्स मिले, मोहिनी को मैं M से यहां पर डिनोट कर रहा हूं, जो मोहिनी है उसको -5 मार्क्स मिले। क्लियर है। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट, हालांकि उसने 7 सही किए थे, इसका मतलब उसको सही के कितने मार्क्स मिले थे, 21। क्लियर है, क्योंकि एक का जो है 3 मिलता है तो उसको 21 मार्क्स मिले थे। क्लियर है। तो लेकिन इसको आए -5, इसका मतलब उसने कितने क्वेश्चन गलत कर दिए, उसने
कितने क्वेश्चन गलत कर दिए। तो देखिए उसने जो मार्क्स अपने गवाए हैं नेगेटिव में वो है कितने 21 -5। क्लियर, उसने गवाए हैं अपने 26 मार्क्स। ठीक है, उसने कितने मार्क्स अपने गवाए हैं 26 मार्क्स उसने अपने इस चीज में गवाए हैं। क्लियर है, उसने मतलब गलत जो क्वेश्चन करे उससे उसके 26 मार्क्स कट गए। अब देखिए 26 मार्क्स कितने क्वेश्चनों से कटेंगे, क्योंकि एक से अगर आपके 2 मार्क्स कटते हैं तो देखिए 13, इसका मतलब उसने 13 मार्क्स जो है 13 क्वेश्चन जो है रॉन्ग करे हैं, तब जाके उसके 26 मार्क्स जो कटे हुए हैं। ठीक, क्लियर है। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, यही आपसे पूछा गया था, तो उसका मतलब उसने 13 क्वेश्चन जो है क्या करे हैं, उसने गलत किए हैं। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देखते हैं। एन एलिवेटर डिसेंट इनटू अ माइन शाफ्ट। ठीक है, एक माइन है इस तरफ से देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक एलिवेटर लगा हुआ है। एलिवेटर एक टाइप से आप समझ लीजिए कि एक नीचे जाने का एक कोई मशीन है जिसमें हम बैठ के नीचे जा सकते हैं इस माइन के अंदर, इस गड्ढे के अंदर। ठीक है, तो देखिए वो चल रहा है 6 मिनट पर मिनट। वो जो है नीचे जब जाता है तो वो 1 मिनट में 6 मीटर नीचे चला जाता है। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे चला जाता है। ये है जमीन। ठीक है, इस जमीन से हमने नीचे को जाना है, इस गड्ढे में, इस माइन में नीचे को उतरना है। तो 1 मिनट में हम 6 मीटर क्या हो जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एलिवेटर है ऐसा नहीं वो जमीन से चलेगा, वो जमीन से जो है ये बोल रहे हैं इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल है उससे 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होगा। यहां से ग्राउंड से लेकर यहां तक कितना है 10 मीटर। क्लियर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -35 मीटर, और यहां पर मान लीजिए यहां पर हमने पहुंचना है, तो यहां से लेकर यहां तक जो है डिस्टेंस कितनी है -350। मीन्स माइनस तब इन्होंने लगाया है क्योंकि हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ठीक है, डिसेंट के लिए उन्होंने माइनस शो कराया। वैसे ये 350 मीटर आप इसको लेके चलिए, 350 मीटर 350 मीटर। ठीक है, लेकिन एलिवेटर यहां से चल रहा है और जो दूरी है इस ग्राउंड लेवल से यहां तक की, नीचे तक की, वो है 350, और लेकिन जो एलिवेटर है वो यहां से चल रहा है। दैट मीन्स पूरी दूरी जो एलिवेटर को तय करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 360 मीटर, क्योंकि 10 मीटर वो ग्राउंड लेवल ऊपर से चल रहा है और 350 उसको नीचे उतरना है। क्लियर, तो टोटल जो उसको डिस्टेंस कवर करनी है वो 360 मीटर कवर करनी है। तो देखिए अब इस बात को समझिए, ये बोल रहे हैं वो कितनी मिनट में नीचे उतर जाएगा। 1 मिनट में उतर रहा है 6 मीटर, तो 360 मीटर कितने मिनट में उतरेगा, तो दैट मीन्स 360 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 0 साथ में है, तो 60 मिनट में, कितने में 60 मिनट में या 1 आवर में। क्लियर है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4 और आपका चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स के बारे में। आई होप आपको इंटीजर्स अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अच्छे से इनकी स्टडी करिए, प्रॉपर्टीज ढंग से पढ़िए। जब तक आप प्रॉपर्टीज को ढंग से नहीं पढ़ेंगे ये कोई क्वेश्चन होने वाले नहीं है और आपको कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम देखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दें साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।